हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, पीएसआईआर ऑप्शनल के बारे में मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा था। अभी तक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में उसके ऊपर बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में उसी स्ट्रैटेजी का सेकंड सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं सिलेबस क्या है पीएसआईआर ऑप्शनल का। डिटेल में एक बारी सिलेबस को डिकोड करते हैं। सिलेबस समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो टोटल ऑप्शनल की मार्किंग होती है 500 मार्क्स की आउट ऑफ 2025 मार्क्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू। ठीक है, तो सिलेबस क्या है? सबसे पहले कोई भी ऑप्शनल का जो पेपर होता है, जैसे उसके 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर के अंदर फर्दर डिवीजन होती है, 2 सेक्शंस भी होते हैं। जैसे जो पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा, उसके अंदर दोस्तों आपको 2 सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। एक होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस के अंदर पेपर 1 जो है, इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये है इसका सेक्शन ए, और इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है, ये है इसका सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के सेक्शन ए को पेपर 1 से। तो पेपर 1 सेक्शन ए का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। अप्रोचेस दोस्तों देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को डील करने का तरीका, यानी कि हाउ विल यू अप्रोच दैट थिंग। तो इसके अंदर बड़ी सारी एक मेथड्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट या एज अ डोमेन आप कह लो। और उसी से रिलेटेड फिर कुछ थ्योरीज भी आपको पढ़नी होती हैं। तो पहला टॉपिक जो है सेक्शन ए के अंदर, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन ग्रेजुएशन में जैसे जिसने बीए पढ़ रखी होती है उसी के हिसाब से आते हैं। तो जैसे 2022 में अगर आप क्वेश्चन को देखो, नॉर्मली इसने पुट कर दिया सिस्टम्स अप्रोच। अब आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। डिफाइन, एनालाइज, राइट अ नोट ऑन, क्रिटिकली एग्जामिन। सिस्टम्स अप्रोच के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच या पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन जो है वो क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन हम धीरे धीरे करते करते, जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म करते चलेंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। फिलहाल आप इसके अंदर सिलेबस को देख लो। दूसरा जो है डैट इज थ्योरीज ऑफ स्टेट। अलग अलग देश की व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए हमें कुछ थ्योरी समझनी पड़ती हैं स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट से। अब ये थ्योरीज इवॉल्व होती हुई आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्ट्रैटेजी के सेशन में, कि एंशियंट टाइम में कुछ और थ्योरीज यूज होती थी, मेडिवल टाइम पे कुछ और थ्योरीज यूज होती थी, मॉडर्न टाइम में कुछ और कंटेम्प्रेरी टाइम में कुछ और। सेम थ्योरी जो यूज़ होती है किसी भी नेशन स्टेट को स्टडी करने के लिए, वो उस नेशन स्टेट में और ग्लोबल सिनेरियो में इवॉल्व होती है। तो आपको अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, और सिलेबस वेल डिफाइंड है पीएसआईआर का। तो थ्योरीज के आपको नाम दे रखे हैं कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी थ्योरी या दुनिया की सारी थ्योरीज कर डालो। आपको स्टेट का नेचर समझना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिबरल अप्रोच या लिबरल थ्योरी, नियो लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और फेमिनिस्ट थ्योरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि एग्जामिन करो लिबरल थ्योरी को कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के अंदर, फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या है स्टेट का, प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या है स्टेट की, और न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो डायरेक्ट जो सिलेबस के अंदर वर्ड है उससे रिलेटेड डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है तीसरा जो सिलेबस है पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर, दैट इज जस्टिस। तो यहाँ पर आपको जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और यहाँ पर राइटर ने सिलेबस में साफ तरीके से बोला हुआ है यूपीएससी ने, विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स। रॉल कौन है? जॉन रॉल। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस और उसका कम्युनिटेरियन क्रिटिक। ठीक है, जो क्रिटिक है ना दोस्तों, वो आपको हर एक थ्योरी के मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कोई भी जो पॉइंट है ना यहाँ पर सिलेबस के अंदर, हर किसी
कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को, थ्योरी को समझने के बाद उसके जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं या उसके अंदर जो भी क्रिटिसिज्म है जिन्होंने पुट करी है कि ये थ्योरी सही क्यों नहीं बैठती है, ये अप्रोच सही क्यों नहीं बैठती है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये इस पर्टिकुलर जगह पर अप्लाई क्यों नहीं हो सकती है, आज के समय में इसकी मॉडर्न रेलेवेंस क्यों ख़त्म हो रही है, क्यों डिक्लाइन हो रही है। तो हर चीज़ के आपको क्रिटिक जानने पड़ेंगे। जस्टिस के अंदर इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स को। फिर हम बात करेंगे सिलेबस के अगले पॉइंट की, इक्वालिटी की। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इक्वालिटीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिलेशनशिप क्या है इक्वालिटी में और फ्रीडम में, और एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। ये सारी बातें आपके लिए नई नहीं है, हम लोग इसको ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स के अंदर, मयूर आपको याद होगा, पढ़ चुके हैं। क्लास 11th की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली NCERT होती है उसके अंदर हमने इसकी झलक देखी हुई है इन सारी चीज़ों की। तो इक्वालिटी से भी दोस्तों डायरेक्टली सिलेबस से उठ के क्वेश्चन आते हैं, लाइक एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है एज अ पॉलिटिकल आइडिया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, कॉस्ट, इक्वालिटी ऑफ पावर एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी, कमेंट। तो ये सारी चीज़ें इक्वालिटी के टॉपिक को करने के बाद इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप इसको एड्रेस कर सकोगे ईजिली। फिर आपका सिलेबस का अगला पॉइंट है दैट इज राइट्स, अधिकार। तो अधिकारों का मीनिंग क्या है, इसकी अलग अलग थ्योरीज क्या हैं, अलग अलग प्रकार के राइट्स कौन से होते हैं, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ह्यूमन राइट्स का। और यहीं पर मैं आपको एप्लीकेशन की बात बता रहा था कि आप जैसे ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर आप इंडिया के एग्जांपल दे सकते हो, जैसे NHRC एक बॉडी है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, भारत के अंदर मानव अधिकारों का सिनेरियो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अब कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि किसी ने कोई जुर्म करा और उसको सजाए मौत के तौर पर फांसी देना, इसका कॉन्सेप्ट वर्ल्ड से डेवलपिंग नेशंस के अंदर डाइल्यूट होता जा रहा है। और वो डेवलप्ड नेशंस के पॉलिटिकल सिस्टम से डाइल्यूट होता जा रहा है। उनका जुडिशरी अब इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा है कि इंसान की जान लेना वो इंसानों का अधिकार नहीं है, वो भगवान की आवाज़ है। लेकिन डेवलपिंग नेशंस के अंदर या अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। बहुत सारे जो अरब नेशंस की जो कंट्रीज़ हैं, अरब वर्ल्ड जो है, वहाँ पर तो टॉर्चरस पनिशमेंट भी दी जाती है लोगों को, उनकी बीहेडिंग करी जाती है, गर्दन काटने की प्रक्रिया आज भी चलती है सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को हमें रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। और हम यहाँ पर कुछ बॉडीज़ का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है राइट्स का, यानी कि अलग अलग कल्चर्स के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अधिकारों के अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या हैं। उसके बाद कैन देयर बी अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, के मानव अधिकारों के लिए क्या एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो सकता है, हमें अपनी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देनी है। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एज ट्रम्प्स, ठीक है, कि यानी कि जो अधिकार हैं वो एक ढोल नगाड़ों की तरह गूंजने चाहिए दुनिया के विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरीज में, मीनिंग में, अलग अलग प्रकार के राइट्स में और ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जानेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड भी करेंगे। वैसे सिलेबस में दे नहीं रखा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अलावा हम यहाँ पर थोड़ी सी बात अपने जब डिस्कशंस करेंगे लेक्चर्स की, तो हम एनिमल राइट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी दुनिया के अलग अलग देशों के कोनों में बहुत उजागर है आजकल के ज़माने में। फिर आपका जो सिलेबस का 6th पॉइंट है पेपर 1 सेक्शन A के अंदर, डैट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर मैं आपको प्लेटो के बारे में बता रहा था कि प्लेटो बिल्कुल लाइक नहीं करता था, डेमोक्रेसी को हेट करता था। तो क्लासिकल थ्योरी क्या है डेमोक्रेसी की, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज क्या हैं, अलग अलग मॉडल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, लाइक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का क्या फंडा है, और डेलिब्रेटिव, यानी कि जहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन के बाद लोगों की मंजूरी के बाद ही कोई चीज़ इंप्लीमेंट करी जाती है। तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर
फ्री एंड फेयर डिलिब्रेशन इज़ अ की टू फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एलाइटिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिनाई करता है पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ पीपल एलुसिडेट, और अभी तक हम यही पढ़ते थे ना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अल्टीमेटली जब तक लोग चाहेंगे तब तक ही कोई सरकार सत्ता में रह सकती है, लेकिन एलाइटिस थ्योरी मना करती है कि डेमोक्रेसी की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें कि वो लोगों का रूल होता है डेमोक्रेसी, एलाइटिस थ्योरी कहती है नहीं, लोगों का रूल नहीं है वो। तो इसको हमें एलुसिडेट करना है। तो ये हम अलग अलग जो थ्योरीज हैं, पुरानी थ्योरीज और आज के ज़माने की थ्योरीज, यानी कि क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली एड्रेस कर सकोगे। फिर यहीं पर जेएस मिल ने, स्कॉलर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर 2020 के अंदर जेएस मिल को कोट करते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारी बातें हम सीखेंगे। 7th हमारा सिलेबस का पॉइंट है डैट इज़ पावर, ठीक है। और पावर के डायमेंशन के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हेजिमोनिक स्ट्रक्चर की, जैसे यूएसए की पावर क्या है, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ की और लेजिटिमेसी की। तो यहाँ पर फौकॉल्ट का कंसेप्ट है पावर का, उसको हम पढ़ेंगे, पावर के बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, रिलेशनशिप क्या है पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में, ये हम सब जानेंगे। उसके बाद सिलेबस का अगला पॉइंट है हमारा पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर विद रिस्पेक्ट टू PSIR, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को हम समझेंगे, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या होती है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म और फेमिनिज्म। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इसी सिलेबस से इसी सिलेबस के वर्ड्स को पकड़कर, आइडियोलॉजीज़ को पकड़कर आते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि फासिज्म कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर कमेंट करने को, एक्सप्लेन करने को हमें बोला जाता है। न्यू लिबरलिज्म जो है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से कैसे वीक हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल एक रेवोल्यूशनरी आइडिया कैसे है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसे है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपका आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, जिसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कुछ इंडियन पॉलिटिकल थॉट जिनका जिक्र फेमस किताबों, फेमस ग्रंथों के अंदर है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, लाइक धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान, श्री औरोबिंदो, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर और M.N. रॉय। तो डायरेक्टली इन्हीं थिंकर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे औरोबिंदो का आइडिया स्वराज का आपको डिस्कस करने को बोला गया है, गौतम बुद्धा का क्या थॉट है धम्म के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी एंशियंट इंडिया की स्टडी भी यहाँ पर आपको काम आएगी। सर सैयद अहमद खान के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है 2 बार, 2021 में ही 2 बार क्वेश्चन है सेम पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर, ठीक है। और एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो देख रहे हो आपकी जो हिस्ट्री जो है एंशियंट इंडिया अगर आपने पढ़ी हुई है और जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। फिर हमारा जो 10th पॉइंट है सिलेबस का डैट इज़ अबाउट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने को बोला गया था, यहाँ आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस भी पढ़ना पड़ता है हमें प्लेटो को पढ़ने से पहले, क्योंकि शुरुआत सोक्रेटिस से हुई थी और वो प्लेटो के गुरु थे। लेकिन सोक्रेटिस ने क्योंकि कुछ लिखा नहीं था अपने जीवन काल में, तो ऐसा माना जाता है कि प्लेटो की जो भी थिंकिंग या जो भी वर्क हैं वो सोक्रेटिस से ही इंस्पायर्ड है, डिराइव्ड है, क्योंकि प्लेटो जो भी पर्सनैलिटी है, जैसा भी पर्सन है, जो भी वो अपनी किताबों, अपनी बुक्स के अंदर जो बोल रहा है, वो सोक्रेटिस की ही आवाज़ है, क्योंकि सोक्रेटिस अपनी जीते जी कुछ लिख कर नहीं गए, वो बातूनी डिबेट एंड डिस्कशंस करवा करवा के अपने शिष्यों को सिखाते थे। इट वॉज प्लेटो हु पेंड इट डाउन, उसने पहली बार लिखा था। तो उस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था अपने गुरु सोक्रेटिस से, और मैंने आपको बताया था कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उसके गुरु सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया था और उसका देश एथेंस ग्रीस पेलोपेलेशियन वॉर के अंदर हार गया था, तो ये सारी चीज़ों से प्लेटो को बहुत ज़्यादा झटका लगा था और उसने फिर लिखना स्टार्ट करा था। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली के बारे में, हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, ग्रामसी, हाना आर्डेंट, ठीक है।
ये एक ही नाम है, हाना अरेंट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इससे, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर एज अ स्टेट ऑफ वॉर, ये किसी न किसी थिंकर के साथ एसोसिएटेड है ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है। जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, जेएस मिल का आइडिया क्या था विमेन सफरेज के ऊपर, यानी कि औरतों को, महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। एक्सप्लेन द एरिस्टोटलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल के व्यूज़ बताने में राजनीति के ऊपर, ये सारी चीज़ें। तो पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर 10 मेजर हेडिंग्स हैं और उसके सब पॉइंट्स हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि पेपर 1 सेक्शन ए का सिलेबस क्या कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 1 सेक्शन बी की। पेपर 1 सेक्शन बी जो है, इट इज़ अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब अगर आप एक सिंसियर जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट हो, मेंस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो रखी है, तो ये वाला पेपर का जो सेक्शन है, सेक्शन बी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, कुछ भी जो आपको पता ना हो। सिर्फ आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, डैट इज़ अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उनके ओपिनियंस हैं, बस आपको उसको कोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करने के लिए। तो सिलेबस का पेपर 1 सेक्शन बी का पहला पॉइंट है, डैट इज़ इंडियन नेशनलिज्म। भारत की जो भी आज़ादी को लेकर लड़ाई थी और जो भी स्ट्रैटेजी हमने अपनाई, अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स जिनको अलग अलग लीडर्स ने लीड करा, उसके बारे में है ये पहला पॉइंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कुछ अन्य मूवमेंट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, जिसको आप स्पेक्ट्रम की बुक के अंदर जो बॉक्सेस दे रखे होते हैं एक चैप्टर के अंदर, वहाँ आप सुनते होगे, वहाँ पढ़ते होगे। तो यहाँ पर हमें PSIR में उन पर्सपेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ना है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई को लेकर अलग अलग जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो अलग अलग लीडर्स थे, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या थे। गांधी जैसे लोग कहते थे कि कभी भी अंग्रेज़ों के ऊपर हाथ मत उठाओ, उनको उठाने दो, लेकिन वहीं पर भगत सिंह जैसे लोग भी थे, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग भी थे, HSRA जैसी पार्टी थी, गदर सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से काफ़ी अलग तरीके से मूव करती थी। BR अम्बेडकर की स्ट्रैटेजी, गांधी की स्ट्रैटेजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अम्बेडकर की स्ट्रैटेजी, सुभाष चंद्र बोस की स्ट्रैटेजी में फ़र्क है। नेहरू का पर्सपेक्टिव भगत सिंह के पर्सपेक्टिव से अलग है। गांधी जी और भगत सिंह के आइडियाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हमें पर्सपेक्टिव जानने पड़ेंगे अलग अलग क्रांतिकारियों के, लाइक लिबरल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव और दलित पर्सपेक्टिव। जब बात आती है दलित पर्सपेक्टिव की, तो सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है BR अम्बेडकर का ही, है ना। तो क्वेश्चन भी ऐसे आया हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, सत्याग्रह और इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हमें बताना है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, सोशलिस्ट का क्या रोल रहा है भारत की आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रोल ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जहाँ पर भगत सिंह और ऐसी जो होम रूल सोसाइटी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऐसी मूवमेंट्स के बारे में हमें बताना है, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इस सेक्शन का, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या लेगेसी छोड़कर गए ब्रिटिशर्स, जिसके थ्रू हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करा, हमारा प्रीएम्बल भारत का, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक डॉक्ट्रिन का स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो ये वाले पॉइंट के बारे में आप डिटेल में, जो आपकी M लक्ष्मीकांत की बुक है आप उसमें पढ़ते ही हो, तो ये पूरा आपका कवर्ड होता है ऑलरेडी। और ये वाला जो पॉइंट है, इसके बारे में आप अपनी प्रिपरेशन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। तो क्वेश्चन भी इससे ऐसे ही आ रखे हैं, जैसे प्रीएम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। मेन गोल फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनरेट करना अमंग सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक कॉर्नर स्टोर है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है एक संविधान एक देश का। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा था ऐसा, एनालाइज करो इस स्टेटमेंट को ग्रैनवेल ऑस्टिन के पर्सपेक्टिव से। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर जुडिशरी, इसके बारे में भी आप M लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही हो।
तो जुडिशरी वर्ड ही गिवन है बस सिलेबस के अंदर, तो इससे कुछ भी पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल जुडिशरी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है एक फोरम बन चुका है पॉलिसी इवोल्यूशन का। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अगेन लक्ष्मीकांत का ही टॉपिक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, साफ तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी लिख रखा है। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स, ग्रास रूट मूवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फंक्शंस बताओ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, ठीक है। इलेक्टोरल बिहेवियर बताओ वोटर्स का जो कि गवर्नड होता है ज़्यादातर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से रेदर देन पॉलिटिकल फैक्टर से। किस हद तक 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स भारत के संविधान के अंदर इन्हेंस करते हैं महिला सशक्तिकरण को, विमेन की एम्पावरमेंट को। उसके बाद कुछ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस और जो कमीशंस हैं, अगला पॉइंट उसके बारे में हमें बताता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, कैग का रोल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एनसीएससी, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, लाइक नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कैग का क्या रोल रहा है लास्ट 2 डिकेड्स में, ये सारी चीज़ें। फिर अगला पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है फेडरलिज्म की, पावर किस तरीके से डिवाइड होती है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज और रीजनल एस्पिरेशंस क्या होती हैं, क्या सेंटर उनको एड्रेस करता है क्या, जैसे टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स कि सेंटर ज़्यादातर टैक्सेस का पैसा कलेक्ट करता है, स्टेट में बहुत सारी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स आज भी पेंडिंग है, तो क्या केंद्र सरकार उसको मीट कर पाती है क्या। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो हैं जिसके 2 नेचर होते हैं, मैं हमेशा आपको जीएस की क्लासेस में बताता रहता हूँ, एक बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरे वाटर डिस्प्यूट। तो अलग अलग राज्यों के बीच में रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर या बॉर्डर को लेकर, या जो डिमांड उठती है जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक सेपरेट राज्य बन गया, या इसके अंदर जैसे हम आज़ादी के टाइम की बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पी श्रीराम मुलुकी, पोटी श्रीराम मुलुकी, विशाल आंध्र मूवमेंट, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के पॉइंट, हर एक चीज़ आपने लक्ष्मीकांत के अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ी हुई है, बस यहाँ पर आपको स्कॉलरली व्यू पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखने पड़ते हैं। फिर प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर गिवन है 7th पॉइंट ऑफ द सिलेबस। नेहरूवियन और गांधी पर्सपेक्टिव क्या है प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ पर आपका प्लानिंग कमीशन, आपके एलपीजी रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। रोल क्या है प्लानिंग और पब्लिक सेक्टर्स का, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिलेशंस, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये वाला जो पॉइंट है अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये आपका जीएस पेपर 3 के अंदर जो सिलेबस है, अभी तक तो हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर और जो इकोनॉमिक्स वाला जो आपका सिलेबस है उसमें भी आपकी यहाँ पर हेल्प होगी। जो आप वहाँ पर जीएस में पढ़कर आओगे वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद सिलेबस का हमारा अगला पॉइंट है कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। कि कास्ट की पॉलिटिक्स जो राइज हो रही है उससे रीजनल एस्पिरेशंस कैसे, रीजनल एस्पिरेशंस में वो कैसे देखने को मिलती हैं, एथनिसिटी का क्या रोल है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर कैसे कास्ट एक नया सोशल फैक्टर, एक सोशल कैटेगरी बनती जा रही है, रिलीजन का क्या रोल रहता है भारत के अंदर चुनाव को लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम में, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपका 9th पॉइंट आता है विथ रिस्पेक्ट टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आइडियोलॉजिकल और सोशल बेसिस क्या होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, क्यों हम कहते हैं कि बीजेपी एक पूरी तरीके से ना सोशलिस्ट पार्टी है ना कैपिटलिस्ट पार्टी है, क्रोनी कैपिटलिज्म की पॉलिटिक्स को खेलती हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाना ताकि वो उनको चंदा दे सकें
और जब वो पावर में आएंगी सरकारी चंदा लेने के बाद, तो उद्योगपतियों के लिए उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही पॉलिसीज़ बनाएंगी। कुछ पार्टीज़ दलित की वॉइस को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ औरतों की वॉइस को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज को रिप्रेजेंट करती हैं। कुछ का ये मानना है कि उद्योगपतियों के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, इनके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें गरीब जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस वाले पॉइंट में आप यही सीखोगे डिटेल में आइडियोलॉजिकल और सोशल बेसिस क्या होता है अलग अलग पार्टीज़ का, पैटर्न क्या रहा है हमारे देश में कोलिजन पॉलिटिक्स का, प्रेशर ग्रुप्स कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई जाए उनके फेवर में या सोसाइटी के एक सेक्शन के फेवर में, ट्रेंड्स क्या हैं आज तक हमारे देश में आज़ादी से लेकर अभी तक इलेक्टोरल बिहेवियर की जनता किस किस आधार पर वोट करती है, और सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है लेजिस्लेटर्स की जो कि चेंज होती जा रही है, यानी कि विधायक, सांसद वगैरह जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ पाते हैं, क्यों लड़ पाते हैं, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार के यहाँ पर आते हैं कि इलेक्टोरल बिहेवियर जो है वोटर्स का सिलेबस में गिवन है, तो डायरेक्टली आपको इसी के ऊपर ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, फिर इंडियन पार्टी सिस्टम, ये भी हमारा इसका पार्ट है, ठीक है, सिलेबस का। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करते करते सीखते चले जाओगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है पेपर 1 सेक्शन बी के अंदर सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स हमारे देश में कौन कौन सी हुई हैं, विमेन मूवमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट जैसे चिपको बचाओ आंदोलन, ठीक है, और एपिको मूवमेंट, इस प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक हम बात कर चुके हैं पेपर 1 के अंदर जो हमारे 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसका क्या सिलेबस है और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसकी एक छोटी सी झलक अपने पाली। अब चलते हैं पेपर 2 पर, जिसके अगेन 2 सेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर 2 सेक्शन ए है दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको कंपैरेटिव, पहला जो पॉइंट है दैट इज अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अलग अलग यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वर्ल्ड के, मेजरली अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, या एक कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के जो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे नेबर्स के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कैसे अलग है, उसके बारे में हम कंपैरिजन को जानेंगे। स्टेट्स कैसे बिहेव करती हैं, नेशन स्टेट्स, कंट्रीज कैसे बिहेव करती हैं, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव उनका जानेंगे। पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है अलग अलग देशों की, दुनिया के अलग अलग कोनों में, विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल और लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आते हैं। ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। व्हाट आर द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जो आपका पेपर 1 है उसका जो सेक्शन ए था पॉलिटिकल थ्योरी वाला, उसके पूरे सिलेबस के कंटेंट को आपको इस पेपर 2 सेक्शन ए के साथ लिंक करना होता है आंसर लिखते वक्त। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्रूशियल फंक्शंस को हमसे पूछा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके बारे में आप पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में सब कुछ जो एम्पेरिकल होता है साइंटिफिक एविडेंस वगैरह के बेसिस पर, और उसको आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद हाउ डज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट सिटीजनशिप, ठीक है। डिस्कस द मेन लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है उसके बारे में आप पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेशंस बतानी है कि कंपैरेटिव मेथड की क्या लिमिटेशन है अगर आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना चाहते हो, ये चीज़ें हैं। उसके बाद सिलेबस का आपका अगला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है और रिस्पॉन्सेस क्या हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के और वहाँ पर रहने वाले लोगों के, उनकी सोसाइटीज़ के, और वो कैसे अलग है डेवलपिंग कंट्रीज से। तो हमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है, उसके जो चैलेंजेस हैं,
क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए, जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए आप पेपर 1 के अंदर अलग अलग अप्रोचेस और थ्योरीज को पढ़ रहे थे, ऐसे ही आईआर को पढ़ने के लिए अलग अलग अप्रोचेस को आपको समझना पड़ेगा, जैसे आइडियलिस्ट अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, फंक्शनलिस्ट अप्रोच एंड सिस्टम्स थ्योरी। क्वेश्चंस डायरेक्टली इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए क्या कॉमनैलिटीज़ हैं मार्क्सिस्ट और रियलिस्ट अप्रोच के अंदर, ठीक है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच कैसे हेल्प कर सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर आपको शांति व्यवस्था और ऑर्डर मेंटेन करके रखना है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि रिश्ते कमज़ोर ना हो अलग अलग नेशन स्टेट्स के, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। फिर आपको कुछ की कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी में, लाइक नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, डेटरेंस, जैसे आप लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में पढ़ते हो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के अंदर, कि दोनों सुपर पावर्स को ये फील हो गया था कि न्यूक्लियर वॉर लड़ना दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उन्होंने कोल्ड वॉर को कोल्ड ही रहने दिया, इट नेवर टर्न इनटू अ हॉट वॉर। ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। ट्रांसनेशनल एक्टर्स और कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन जो है ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो इसके अंदर आपका WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें। ट्रांसनेशनल एक्टर्स मतलब जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आतंकवादी संगठन है, या कोई एक पावरफुल ग्रुपिंग्स बन रखी हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, जो कि किसी कंट्री के डिसीजंस को प्रभावित कर रहे हैं वो लोग या वो संगठन, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। उसके बाद अगला सिलेबस का पॉइंट है हमारे पेपर 2 सेक्शन ए के अंदर, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर किस प्रकार से चेंज हो रहा है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसके अंदर आपको सुपर पावर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सुपर पावर्स को पढ़ते हुए आपको कोल्ड वॉर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्म सीरीज क्या थी, कोल्ड वॉर का सिनेरियो क्या था, बायपोलैरिटी क्या था, नैम कैसे इमर्ज हुआ, नैम की रेलेवेंस क्या है, और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था ना कि नैम 1.0, नैम 2.0 ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और नैम के बारे में पेपर 2 सेक्शन बी में भी गिवन है। तो ये क्वेश्चन नैम जैसे सिलेबस में यहाँ गिवन है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको नहीं दिख रहा वो क्वेश्चन, लेकिन आपको पेपर 2 के सेक्शन बी के अंदर वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, नैम 1.0 और 2.0 में क्या फ़र्क है। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर नैम जो है एक थर्ड फोर्स बन गई थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो फेल हो गई बिकॉज इट वॉज टू लार्ज एंड अनविल्डली। ऐसे चीज़ों को हमें डिस्कस करना होता है। तो ये हम ऑलरेडी जो हमारी क्लास 12th की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो NCERT है, जिसमें कोल्ड वॉर से शुरू होता है जिसका चैप्टर, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, USA की हेजीमनी का बढ़ना, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अगर बेसिक्स जानते हो तो ये वाला सिलेबस भी आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। इसमें लिखा भी हुआ है कोलैप्स ऑफ USSR यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, उसी के साथ यूनिपोलैरिटी यानी कि हेजीमनी का स्ट्रक्चर कैसे इमर्ज हुआ और USA दुनिया का दादा कैसे बना। इन सब के बारे में आपको सिलेबस के इस पॉइंट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला है हमारा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का एक्सपेक्टेड रोल क्या है, एक्चुअल रिकॉर्ड क्या रहा है उसकी वर्किंग का, UN की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके एम्स, उनकी फंक्शनिंग, और यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन से प्रकार के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को याद करते हो तो GS के मेंस के अंदर अगर UN से रिलेटेड या UN की एजेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक एज रहेगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। उसके बाद रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि जो रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं ना, जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, APEC, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यूरोपियन यूनियन, नाफ्ता, ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया के वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करवाने के लिए, और एक रीजन को, उस रीजन में रहने वाली कंट्रीज़ के बीच में सिक्योरिटी को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और सबकी इकोनॉमीज़ को एक साथ आगे लेकर चलने के लिए, जितने भी उस रीजन्स के साथ एसोसिएटेड पावर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद कंटेम्प्ररी
कुछ जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं आज की दुनिया में, जो वेरियस कंट्रीज़ इफ़ेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाती हैं या फिर जिन फैक्टर्स की वजह से कर पा रही हैं, और कुछ कुछ चीज़ों का जिसको लेकर कंसर्न्स इमर्ज होने लगा है 21st सेंचुरी के अंदर, यानी कि डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स, ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर, जस्टिस, टेररिज्म और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसके पेपर 2 के सेक्शन ए के सिलेबस के 8 पॉइंट्स हैं मेजरली। फिर पेपर 2 सेक्शन बी का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर आप सिलेबस के बारे में सब कुछ जानते होंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है अपने जीएस मीन्स की। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग हमारे देश के अंदर करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जो बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूटी क्या क्या है, यानी कि आज़ादी से लेकर अभी तक कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसी के डायमेंशंस हमारे सेम रहे हैं, वो कंटिन्यू होते हुए आ रहे हैं, और कौन कौन से चेंज हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नैम जो है, नैम का अस्तित्व थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अगला पॉइंट नैम के बारे में ये है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी नैम से ही डिटरमाइन होती है। तो आप चाहे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स को, नैम को यहाँ पढ़ लो, लेकिन सिलेबस में यूपीएससी वालों ने अलग से भी सेकंड पॉइंट दे रखा है नैम। भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नैम को बनाने में, नैम की अलग अलग फेजेस कौन सी थी, करंट रोल क्या है नैम का। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो ये है वो क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नॉन अलाइनमेंट 1.0 विद नॉन अलाइनमेंट 2.0। तो नैम पहले कैसा था, आज कैसा है, ठीक है। क्या उसका वही ऑब्जेक्टिव है जो कोल्ड वॉर के टाइम पर जब वो इमर्ज हुआ था नैम 1.0, या 2.0 के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद इंडिया और साउथ एशिया के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। सिर्फ साउथ एशिया, इंडिया का रिलेशनशिप इन साउथ एशिया, इंडिया का रोल इन साउथ एशिया। तो रीजनल कोऑपरेशन भारत कैसे करता है अपने पड़ोसी देशों के साथ, साफ्ता क्या है, इंडिया की लोकीज पॉलिसी क्या है, भारत जब साउथ एशिया के साथ डील करता है तो रुकावटें कौन कौन सी आती है, और हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से प्रकार के हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीएसआई और ऑप्शनल में बनते हैं। तो जैसे इस बार हमारे बॉर्डर स्किर्मिशेस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, तो इंडो पाक जिस बार भी इस साल के बच्चे मेंस लिख रहे हैं तो इंडो पाक एक टॉपिक है, या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 सेक्शन बी के अंदर 4th पॉइंट है हमारे सिलेबस का, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है। यानी कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे सिर्फ साउथ एशिया की, अब जो ये ग्लोबल साउथ है हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। यानी कि पूरा का पूरा, अगर आप ग्लोबल साउथ क्या हुआ, ये है हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री की, इसके ऊपर जो भी कंट्रीज़ हैं वो हैं ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट, इक्वेटर के नीचे जो भी कंट्रीज़ हैं वो है ग्लोबल साउथ का पार्ट। तो ग्लोबल साउथ में सिर्फ साउथ एशिया नहीं, इक्वेटर के नीचे जो भी कंट्रीज आती हैं जिनको आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल साउथ को माना जाता है कि यहाँ पर LDCs, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, और ग्लोबल नॉर्थ के अंदर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो भारत का ग्लोबल साउथ के साथ कैसा संबंध है, तो रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं अफ्रीकन नेशंस के साथ, लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ, हमारी लीडरशिप का क्या रोल है इन द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, और WTO के साथ नेगोशिएशंस करने में, ठीक है। तो जहाँ पर WTO की बात आती है तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कोविड-19 के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। कोविड-19 के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देखो 2021 में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, और कोविड-19 के टाइम पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो बात उठी थी कि वैक्सीन्स के लिए कई सारे लोग पेटेंट अप्लाई कर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था 2023 में, ओके। फिर इंडिया और ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, भारत का इनके साथ संबंध क्या है, या भारत की इन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर के साथ अहम भूमिका क्या है यूएसए की हेजिमनी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर एक तो बात आ जाती है इंडिया और अमेरिका के रिश्तों की, इंडिया और EU के रिश्तों की, इंडिया और जापान
इंडिया और चाइना और इंडिया और रूस के रिश्तों की, यानी कि रशिया के रिश्तों की, और अर्सवाइल यूएसएसआर के साथ कैसे रिश्ते थे, फिर जब यूएसएसआर 1991 में रशिया बना तो उसके साथ कैसे रिश्ते हैं। उसके बाद सिलेबस का अगला पॉइंट है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो हमें रोल डिस्कस करना होता है यहाँ पर इंडिया का कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं और पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है। इंडिया की डिमांड का क्या हुआ अभी तक, कि इंडिया जो कह रहा है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, अभी तक वहाँ पर 5 ही परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया। इंडिया भी चाहता है कि उसको भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो उसकी डिमांड का क्या हुआ, क्या क्या रुकावटें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस का अगला पॉइंट है इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन। तो चेंजिंग परसेप्शंस और पॉलिसीज़ क्या है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग। हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी होमी जे भाभा के टाइम पर जैसे डिज़ाइन करी गई, फिर पोखरण टेस्ट जो हमारे हुए, भारत ने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन करने से मना कर दिया। ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन आ भी चुका है, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड इंडियाज रिफ्यूज़ल टू साइन द एनपीटी, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और इन सब के बारे में आप क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है कोल्ड वॉर वाली, मैं वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। लास्ट पॉइंट है सिलेबस का, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया की पोजीशन क्या है ऑन द रीसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान, रीसेंट क्राइसिस इन इराक, वेस्ट एशिया में जो चलता रहता है, ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएसए एंड इजराइल, एंड इंडिया जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विजन है उसको शेप करने में क्या भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैसे वेस्ट एशिया क्वाड है उसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी। जो मैं तालिबान के बारे में आपको बता रहा था, देखो ये रहा वो क्वेश्चन, क्या स्टेप्स भारत ने अभी तक लिए हैं ताकि अफगानिस्तान में अशरफ घानी के टाइम पर जब सरकार चल रही थी, नॉर्मल डेमोक्रेटिक सेटअप था, तो अफगानिस्तान में दोबारा से भारत अपनी वो पहचान बना सके। जब से तालिबान आया है अगस्त 2021 से, तो भारत उसके साथ कैसे रिश्ते बनाकर चल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो जैसे उन्होंने बोल रखा ना कि इंडिया की क्या पोजीशन है ऑन द रीसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान, इराक एंड वेस्ट एशिया, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इंडिया ईरान के रिलेशंस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, इंडिया इसराइल के बायलेटरल रिलेशंस, तालिबान के ऊपर देखो 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, हाउ डज द रीसेंट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान इम्पैक्ट इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। और ये लास्ट पॉइंट दे रखा है ना यहाँ पर, विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो देखो भारत का विजन जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का 21st सेंचुरी के अंदर, उसको हमें डिस्कस करना है। तो पूरे पीएसआईआर सिलेबस के अंदर आप एक चीज़ देखोगे और क्वेश्चंस बगल में लिखे हुए हैं, तो उसका प्रूफ है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। सिलेबस के कंटेंट के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो ऐसा नहीं हो सकता पीएसआईआर के अंदर कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर सको। और जैसे ये टॉपर्स मार्क्स लेकर आते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक वो ग्राफ दिखा रहा था, ये वाला, तो आप जो है 300 के बैरियर को क्रॉस ना कर सको, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और आप अपना टारगेट यही रखना कि आपको यशराज नैन से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 324 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इतनी अच्छी आपकी स्टडी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पीएसआईआर ऑप्शनल। अब दोस्तों स्ट्रैटेजी सेशंस के अंदर 2 सेशंस तो हम लोगों ने कर लिए सक्सेसफुली, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया पीएसआईआर क्या है, ये ऑप्शनल कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। इस वाले लेक्चर 2 के अंदर सेशन स्ट्रैटेजी के अंदर ओरिएंटेशन क्लास के अंदर हमने ये जाना कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस उससे कैसे आ रहे हैं। अब हम इसके ऊपर एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सोर्सेज क्या होने चाहिए अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो उस ऑप्शनल को, ठीक है। और मेरी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस आपका वो वाला काम कैसे आसान कर देंगी कि आपको किसी भी सोर्स की तरफ देखना ही ना पड़े। 4 सेक्शंस हैं पेपर के, पेपर 1 सेक्शन A सेक्शन B, पेपर 2 सेक्शन A सेक्शन B। तो 4 प्रकार की कंपाइलेशंस अगर आप पढ़ते हो मेरे फाउंडेशन कोर्स में आके, तो उसमें वो सभी सोर्सेज का
रस आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप जल्दी से आप अपने इस ऑप्शन को प्रिपेयर कर सको। तो अभी स्ट्रैटेजी सेशंस ही हमारे चल रहे हैं, दूसरा लेक्चर था ये इसके ऊपर। अभी हम 1 या 2 सेशन इसके ऊपर और लेंगे और उसके बाद अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।